ओके, 8 o'clock हो गए। आज हम स्टार्ट करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न our topic cell division. Before going to our topic, I want to tell you one thing which is good news for you. Government had declared 25% reduction in our syllabus for this academic year. Some topics are reduced from our subject. Now I tell you that topic and you have to mark in your book. So open the book. Open the book and take pencil in your hand. Marking with the help of pencil and you have to mark it cross mark. म्हणजे काय होईल जरा लक्ष द्या, मराठीतनं सांगते सगळ्यांना. आता आज मी जे तुम्हाला सांगणार आहे ते आपलं या वर्षासाठी गव्हर्नमेंटने आपल्या ह्या सिलेबस मधनं 25% पोर्शन थोडासा कमी केलेला आहे. तर कमी काय केलंय याची लिंक तुम्हाला तुमच्या ग्रुपवर पाठवलेली आहे. 9th आणि 10th स्टँडर्ड साठी एक लिंक पाठवली आहे बघा. त्या लिंकला ओपन करा. फर्स्ट पेजवर सगळं डिटेल तुम्हाला कोणत्या पेजवर 10th स्टँडर्ड साठी आहे आणि कोणत्या सब्जेक्टचा आहे तेही दिलेलं आहे. परत एकदा हिंदीमध्ये सांगते, परत एकदा ऐका. तुम्हारे ग्रुप है वो 10th स्टैंडर्ड का, वो ग्रुप पे सर ने लिंक भेजी है. उसमें 9th और 10th के लिए एक लिंक है, उसको ओपन करो. उसमें आपको फर्स्ट पेज पे ही सब मिलेगा, कौन से पेज पे कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा स्टैंडर्ड का है. ओके, तो आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, आपको वो सब मालूम होना चाहिए, सब पता होना चाहिए. लैंग्वेज के लिए उन्होंने पूरा का पूरा लेसन ही ओमिट कर दिए हैं. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, मैथ्स और साइंस के लिए. मैथ्स में उन्होंने क्या किया है, थोड़ा थोड़ा मतलब पार्ट कम किया है, लेसन पूरा का पूरा नहीं कम किया, लेकिन लेसन के अंदर का थोड़ा थोड़ा पार्ट है वो कम किया है, वो आपको दिया है. तो वो पार्ट देखो, फाइंड आउट करो और बुक ओपन करके उसमें क्रॉस लाइन करो. और ये सब है, ये खाली 1 ईयर के लिए और दिस एकेडमिक ईयर के लिए है. तो उसको क्रॉस करते समय पेंसिल यूज करो, पेन मत यूज करो. नेक्स्ट ईयर ये बुक जिसको जाएंगे उसको सब पढ़ना होगा. हाँ, तो थोड़ा सा केयरफुली ये कर लो. और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे थोड़ा सा इसको सीरियसली ले लो, ताकि आपका थोड़ा सिलेबस कम हो गया तो आपको पढ़ाई भी थोड़ी सी, मतलब प्रेशर आपके ऊपर का थोड़ा रिलीज कर दिया है गवर्नमेंट ने. तो उसको आपको पर्सनली लेना है, इसलिए ये लिंक भेजिए. तो मैं तो अपना सब्जेक्ट का खुद देती हूँ, ऑल टीचर्स आर गिवन यू, लेकिन आपको खुद को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. ओपन करो, सब मिलेगा, नहीं मिलेगा तो पूछ लो. अब हम जाएंगे हमारा साइंस 2 का बुक. फर्स्ट पेज ओपन करो. मिल गया? तो फर्स्ट पेज पे कैन यू रिकॉल, फर्स्ट पेज पे मिल गया, तो उसको काट लो. इसका मतलब भी मैं अभी बताती हूँ. परत एकदा मराठीतनं सांगते की मी जे जे तुम्हाला म्हणजे फुली मारा सांगते तिथे पेन्सिलनी फुली मारायची. आता सपोज तुम्हाला मी सांगते कॅन यू रिकॉल, त्याच्यामध्ये काय करायचे, 3 जे प्रश्न आहेत. तर पूर्वी असं व्हायचं, क्वेश्चन पेपर मध्ये तुम्हाला ह्याच्यावर प्रश्न यायचे, म्हणजे हे 3 प्रश्न आहेत त्यातला एखादा कधीतरी ते विचारायचे. तर मग ते आता तुम्हाला लर्न करायची गरज नाहीये. तुम्ही बुक रीड करताना वाचलं तरी चालणार आहे. आम्ही एक्सप्लेन करताना ते रिलेटेड आहे, त्यामुळे आम्ही त्याला थोडंसं इन्क्लूड करतच असतो. पण त्याच्या आन्सर्स तुम्हाला क्वेश्चन पेपरमध्ये लिहायची किंवा लर्न करायची गरज लागणार नाहीये. समजलं सगळ्यांना? रिड्यूस पोर्शनच्या बाबतीतलं काय महत्व आहे? हा, तर कॅन यू रिकॉल, उसको क्रॉस कर लो, फुली मार लो.
ओके, क्रॉस लाइन कर लो, नहीं तो खुली मार लो, कुछ भी चलेगा। और सेकंड, कैन यू टेल, मिल गया, फर्स्ट पेज पे ही है, उसको भी क्रॉस कर लो। ये दो क्वेश्चन भी आपको लर्न नहीं करने हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज, सेकेंड पेज पे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ क्रॉस नहीं करना है। पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, कैन यू रिकॉल, चार क्वेश्चन है, उसको काट कर लो। कैन यू रिकॉल को ही क्रॉस करो, मतलब आपको समझ में आएगा ये कैंसिल हो गया है, ये रिड्यूस हो गया है। ओके, देन इंटरनेट माय फ्रेंड, कट इट, क्रॉस कर लो। देन पीक इनटू हिस्ट्री, क्रॉस, कट कर लो। पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे लास्ट लाइन, कैन यू टेल, कट कर लो। देन यूज ऑफ आईसीटी, कट कर लो। ओके, for पेज नंबर 4 इज ओवर। पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 पे यूज ऑफ आईसीटी, कट कर लो, क्रॉस साइन कर लो, समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, कट कर लो, क्रॉस फुली करो, बस हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 7 पूरा का पूरा है, 6 में अभी कुछ नहीं है, डायरेक्टली सीधा जाएंगे पेज नंबर 8। हाँ, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, कट कर लो। ये भी इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, कट कर लो। इंटरनेट माय फ्रेंड, कट कर लो। पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 पे ये जर्नी दिया है, जर्नी ऑफ ह्यूमन, ये खाली बॉक्स ही कट करना है, बाकी लर्न करना है आपको। ये बॉक्स में कभी कभी 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता था, तो अभी नहीं आएगा। ओके, अभी 10th और 11th में कुछ नहीं है, सीधा जाएंगे पेज नंबर 12। सेकेंड चैप्टर, द लिविंग प्रोसेस, द लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, पार्ट 1। कैन यू रिकॉल, पूरा का पूरा, सबका सब 7 क्वेश्चन है, कुछ नहीं आने वाला उसमें से, तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ते समय पूरा ये पढ़ लो, ताकि आपको समझ में आएगा क्वेश्चन है, और नीचे तो डिस्क्रिप्शन रहता ही है। यूज योर ब्रेन पावर एंड कैन यू रिकॉल, कट इट। पेज नंबर 13, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व एंड लेबल द डायग्राम, कट इट। एक्सप्लेन करते समय मैंने बताया था कि ये आएगा आपको, लेकिन अभी कट कर दिया है, ओमिट कर दिया है, तो अभी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, कैन यू टेल, कट कर लो, 3 के 3 क्वेश्चन नहीं आएंगे। पेज नंबर 14, ये एटीपी का है, ये कट कर लो, खाली एटीपी कट करना है। हाँ, ओके, देन पेज नंबर 15, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, कट कर लो। पेज नंबर 16, कैन यू टेल, 2 क्वेश्चन, कट कर लो। देन रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, कट कर लो। पेज नंबर 17, यूज योर ब्रेन पावर, कट कर लो। 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों कट करें। इंटरनेट माय फ्रेंड, कट कर लो।
कैन यू टेल? 5 क्वेश्चन है, कट कर लो। नाउ पेज नंबर 18, आवर टुडेज टॉपिक। इसमें कैन यू रिकॉल, कट कर लो। लास्ट पेज नंबर 20, सीधा जाएंगे पेज नंबर 20। हाँ, ट्राई दिस, कट कर लो एंड यूज योर ब्रेन पावर, कट कर लो। तो आज तो मैं 2 ही लेसन का दिया है आज मैंने। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा तो 3rd चैप्टर का पूरा मैं करवा के दे दूंगी। अभी कुछ मत करो, अभी मैं अपने सीधा टॉपिक पे चलूंगी। आज का टॉपिक, अगर टॉपिक यहाँ टाइम में खत्म हो गया और टाइम बचा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आज का टॉपिक है सेल डिवीजन। सबने किया? कुछ प्रॉब्लम है क्या, देखती हूँ एक बार। हाँ, मार्किंग कर लिया सबने? सब बच्चों ने किया? ओके ओके, सबको समझ में आया? ओके, सगळ्यांनी केलं मार्किंग? मराठीत सांगते बघा, मुलांनो सगळ्यांनी मी सांगितले ते मार्किंग केलं? हा, आता करायचं काय आहे, जे मार्किंग केलं आहे ते जेव्हा तुम्ही लेसन रीड कराल तेव्हा तुम्ही ते क्वेश्चन वाचले तरी चालणार आहेत, पण त्यांच्या आन्सर तुम्हाला फाइंड आउट करून लर्न करायची गरज नाही, किंवा डायजेस्ट मध्ये त्यांचे आन्सर दिलेले आहेत तेही तुम्हाला बघायची गरज नाही। पण ज्यांना इंटरेस्ट आहे, ज्यांना असं वाटतं की आपल्याला असा चांगला स्कोअर करायचा आहे, त्यांनी केलं तरी काही हरकत नाहीये। पण मोस्टली जर सिलेबस मध्ये नाही, त्याच्यावर क्वेश्चन येणार नाही, तर ऍव्हरेज स्टुडंट जे आहेत त्यांनी कम्प्लीट त्या भागाकडे थोडस दुर्लक्ष करा तरी चालणार आहे, कारण त्याच्यावर तुम्हाला थेरी पेपर मध्ये कुठेही प्रश्न येणार नाही। ओके, चला आपण जाऊया आपल्या टॉपिक कडे। आपला आजचा खूप महत्वाचा टॉपिक आहे सेल डिव्हिजन। याच्यावर कमीत कमी 3 मार्काला तुम्हाला प्रश्न येतोच येतो, त्यामुळे या टॉपिकला थोडस आता सिरियसली घ्या। सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आता तुम्हाला दिलंय बघा, सेल डिव्हिजन अँड एसेन्शियल लाईफ प्रोसेस। सेल डिव्हिजन आपल्यासाठी किती महत्वाचं आहे, कारण आपण छोटे असतो आणि जर सेल डिव्हिजन झालंच नसतं तर आपण तेवढेच छोटे राहिलो असतो, समजतंय? त्यामुळे सेल डिव्हिजन आपल्यासाठी खूप मोठी प्रोसेस आहे। सेल डिव्हिजन टेक्स अ इम्पॉर्टंट रोल इन आवर लाईफ प्रोसेस। हाउ इट गेट? देखो, सेल डिवीजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। Yes, underline this line. Cell division is one of the very important property of cells and living organisms. Due to this property, only a new organism is formed from existing one. A multicellular organism grow up and emaciated body can be restored. म्हणजेच आपली जी ग्रोथ होते किंवा आपल्याकडनं जे काही रिप्रोडक्शन होतं हे केवळ सेल डिव्हिजन मुळेच होतं आणि ते घडू शकतं। हा, आता परत हिंदी मध्ये एकदा रिपीट करते। ये जो सेल डिवीजन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ होती है, हम जो बढ़ जाते हैं बच्चे से एक ह्यूमन बीइंग तक का अपना जर्नी जो है वो सेल डिवीजन की वजह से ही है। जब सेल डिवीजन होता है तभी हम बढ़ते हैं, बच्चे से बड़े बन जाते हैं। ओके, there are 2 types of cell division called as mitosis and meiosis. Underline these words, mitosis and meiosis, very important। mitosis and meiosis, इसके ऊपर आपको एक सेल डिवीजन का भी क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन द सेल डिवीजन, हाउ माइटोसिस एंड मियोसिस टेक्स प्लेस, एंड ये भी क्वेश्चन आएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइटोसिस क्या है उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है और मियोसिस क्या है उसका भी दिया है।
The first one is mitosis. Mitosis occur in somatic cells and stem cells of the body. What is somatic cells? जो हमारा जो बॉडी का ग्रोथ होता है उसको सोमेटिक सेल्स बोलते हैं. पूरा का पूरा जो हमारा ग्रोथ है वो सोमेटिक सेल के ऊपर ही डिपेंड है. तो पूरा अपना बॉडी के अंदर जो जो सेल है उसको बोलते हैं सोमेटिक सेल एंड स्टेम सेल. Whereas meiosis occur in only germ cells. What is meiosis? Meiosis also a cell सेल एका स्टेजवर घेतलं आणि 9वीला त्याच्यामध्ये सेल मध्ये किती किती ऑर्गन्स असतात आणि त्यांचे त्यांचे काय काय फंक्शन्स असतात हे सगळं शिकलात. आणि आता त्या सेल मधला एक एक पार्ट एक एक ऑर्गन काय काय महत्वाचं काम करतोय त्याचा रोल किती इम्पॉर्टंट आहे हे तुम्ही आत्ता शिकणार आहात. म्हणजे बेसिक नॉलेज जर तुमचं क्लिअर असेल तर तुम्हाला हे सगळं आता इझी पडणार आहे. बघा, we should know the structural organization of cells that we have studied earlier. Each cell has a nucleus, main and important organ of the cell is nucleus. Besides, other cell organelles are also present. काय काय असतं तर मेन म्हणजे न्यूक्लियस मेन, त्याच्यानंतर मायटोकॉन्ड्रिया, त्याच्यानंतर व्हॅक्युअल्स, त्याच्यानंतर सायटोप्लाझम, असे बरेचसे तुम्ही शिकलेले आहात. मतलब एकदा हिंदी मध्ये सांगते, आपने इस स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में सेल का स्टडी किया है, स्ट्रक्चर भी दिया देखा है, ड्रॉ करके भी सब ऑर्गन दिखाए होंगे. उसमें से आज हम स्टडी करने वाले हैं सेल में जो रहता है न्यूक्लियस, उसका इम्पोर्टेंट रोल क्या रहता है, उसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों दिया गया है. ओके, लेट अस स्टडी द सेल डिवीजन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. अभी इंफॉर्मेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन द सेल डबल्स अप इट्स क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस. माइटोसिस में सेल, वो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस रहता है उसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमेटिक फाइबर रहते हैं वो डबल हो जाते हैं. ये है मेन माइटोसिस में होने वाला चेंज. अंडरस्टैंड? इफ मतलब दैट इज मतलब इफ क्रोमोसोम नंबर इज 2n, इट्स डबल्ड अप टू 4n. हाउ कैन इट पॉसिबल? तो ये आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिया है. देखो, ये है जेनेटिक मटेरियल मतलब सेल, उसके अंदर जो डार्क शेप में दिया है वो न्यूक्लियस है और बाकी का साइड में दिया है वो साइटोप्लाज्म रहता है. और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम दिखाई दिए है. देखो, पूरा का पूरा सब केयरफुली लर्न करो. फर्स्ट डायग्राम शोज सेल, सेकेंड न्यूक्लियस इन क्रोमेटिक फाइबर. सेंट अगर ये उसके बाजू में है वो भी फाइबर का डिवीजन में का ये कन्वर्शन हो गया 4n में. अभी ये 4n कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं और इसका 2 में कैसा डिवीजन होता है ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगी इस टॉपिक में आपको. ओके, तो आप जब लोग पढ़ेंगे तो ये ध्यान में रखना है कि साइड बाय साइड आपको डायग्राम देख के जाना है. ओके, कैन यू रिकॉल? छोड़ दो, अभी इसका इंपॉर्टेंट नहीं है. ये क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर है. देखो, राइट साइड में जो डायग्राम दिया है क्रॉस मार्क वाला डायग्राम है,
वो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आपको क्वेश्चन आता है, और 4 बॉक्स दिए हैं, इसका मतलब है आपको 4 नेम उसमें डालने हैं, तभी आ जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अभी पूरा फिर से मराठी में रिपीट करते हूँ। मुलांनो, एक लक्षात घ्या, तुम्हाला क्रोमोझोमची डायग्राम काढायला येते, तर ती डायग्राम असं तुम्हाला इथे आता बुक मध्ये आहे तशीच्या तशी तुम्हाला क्वेश्चन पेपर मध्ये छापून येणार आहे, आणि त्याची जी नावं आहेत ती नावं तुम्हाला द्यायची असतात. तर अप्पर नेम इज पी आर्म, मिडल जो है उसको बोलते हैं क्रोमॅटो फायबर, किंवा त्याला तुम्ही क्रोमॅटोसेल असं म्हटलं तरी चालतं. त्याच्या खालचा 3ऱ्या बॉक्समध्ये तुम्ही लिहायचं आहे क्यू आर्म, आणि थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर जो आहे त्या थ्रेड लाईक स्ट्रक्चरला तुम्ही म्हणायचं आहे डीएनए. एकदम परफेक्ट तुम्ही नावं द्यायची आहेत, तेव्हा जाऊन तुम्हाला 2 मार्क्स मिळणार आहेत. म्हणजे ही आकृती तुम्ही सारखी सारखी लर्न करत राहा, त्याचे 2 मार्क तुमचे रेडी असणार आहेत. आता साईडचं एक्सप्लेनेशन बघा. अ पेअर ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रोमोझोम इज प्रेझेंट इन 2n कंडिशन. 2n मतलब नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स, पेअर म्हणजे 2 असतात, त्यामुळे 2n म्हटल्यानंतर 2 क्रोमोझोम. अंडरस्टूड? Whereas single chromosome of each type is present in n condition and their structure is like the one shown in figure gives beside. म्हणजे मी तुम्हाला ती आता एक्सप्लेन केलं ते. आता आपण करणार आहोत अभ्यास तो मायटोसिस. मायटोसिसचा सेल काय आहे ते तुम्हाला इथे दिलेलं आहे बघा. सोमॅटिक सेल्स अँड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय मायटोसिस. अंडरलाइन दिस वर्ड्स. मायटोसिस इज कम्प्लिटेड थ्रू 2 मेन स्टेप्स. म्हणजेच मायटोसिसचं जे सेल डिव्हिजन होत आहे ते मेन 2 स्टेपने होत आहे, 2 पायऱ्यांनी होत आहे. मग त्या 2 पायऱ्या कोणत्या असणार आहेत? खूप इम्पॉर्टंट हा पॅराग्राफ आहे. बच्चों ध्यान में रखो, सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस, इसका मतलब है जो माइटोसिस का सेल डिवीजन है वो 2 स्टेप में होता है. तो 2 स्टेप का नाम दिया है, देखो दोस 2 स्टेप्स आर केरेटोकाइनेसिस. वर्ड स्पेलिंग पूरा का पूरा केयरफुली लर्न करो. और केरोटोकाइनेसिस इसका मतलब है न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस रहता है उसका डिव्हिजन होता है. कोणत्या प्रोसेसमध्ये? केरोटीन कायनेसिस मध्ये. एंड सेकंड स्टेप इज साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. ये डिवीजन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में. और साइटोप्लाज्म कहाँ रहता है? अपने सेल में रहता है. ओके. तो सेल के जो फैक्टर्स है, जो क्या बोलेंगे ऑर्गन्स है, उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियर का. केरोटोकायनेसिस इज कम्प्लिटेड थ्रू 4 स्टेप्स. बघा, पहिलं सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुमचं जे डिव्हिजन होतं ते मेन 2 स्टेप मध्ये आहे, आणि त्यातली एक केरोटोकायनेसिस ही जी स्टेप आहे ज्याला न्यूक्लिअर डिव्हिजन म्हणतात, ते सुद्धा 4 स्टेप मध्ये होत असतं. आणि त्या 4 स्टेपची नावं आहेत प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज अँड टीलोफेज. म्हणजेच बघा, जरा लक्ष द्या, परत एकदा रिपीट करते कि ये माइटोसिस के अंदर जो सेल डिवीजन रहता है उसका फर्स्ट स्टेप जो रहता है केरोटोकाइनेसिस, वो केरोटोकाइनेसिस पूरा 4 स्टेप में होता है. तो पहला उसका जो स्टेप है उसको बोलते हैं प्रोफेज, यानी फर्स्ट स्टेज. तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, पहला मैं रीड करती हूँ, बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. In prophase, condensation of basically thin thread-like chromosome starts. Due to this, they become short and thick, and they start to appearing along with their pairs of sister chromatids. Sister chromatids म्हटलंय त्यांनी. Centroids duplicate, and each centrole moves to opposite pole of the cell. Nuclear membrane and nucleus start to disappear. तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है डॉट वाला, उसमें आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये सेल का स्ट्रक्चर है. उसके अंदर डार्क स्पॉट जो दिया है बड़ा वाला उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके साइड में जो दिया है छोटा वाला एक ब्लैक स्पॉट दिया है, देखो. हाँ, तो वो उसको क्या बोले, वो कंडेंसेशन बेसिकली.
हाँ, उसको बोला है सेंट्रॉइड्स। वर्ड लग ध्यान में रखो, सेंट्रियोइड्स। आया ध्यान में? हाँ, तो वो सेंट्रियोड का भी इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए मैंने आपको वो डायग्राम ऐसा जूम करके दिखाया। तो वो फर्स्ट है जेनेटिक मटेरियल, मतलब अपना सेल। अभी सेल के अंदर क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। और वो जो उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर मैंने बताया जो क्रोमोसोम रहता है, वो क्रोमोसोम क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। देखो वो लंबा लंबा हो गया, मतलब वो थीन होता जाता है और थ्रेड लाइक ऐसा पार्ट होता है। तो उसके 4 पार्ट्स हो गए, देखो, देखा है? हाँ, तो वो 4 पार्ट्स इधर नेक्स्ट डायग्राम में आपको ऐसे दिए दिखाइए। तो पहला ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, बाद में वो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमने अभी पहला ये पढ़ा, मालूम हो गया? जे आता मी तुम्हाला पहिलं क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर दाखवलं, सेम तसं स्ट्रक्चर तुम्हाला या जेनेटिक मटेरियल मध्ये तयार होताना दिसतं। पण ते कधी होतं की जेव्हा सेल डिव्हिजन तुमचं होत असतं आणि त्याच्या काही ठराविक स्टेप्स असतात, त्या स्टेप्स मध्ये ते तसं हळूहळू त्यांच्यामध्ये चेंजेस होत असतात। आणि ज्या वेळेला हे चेंजेस होतात त्याच वेळेला त्याच्यातलं आपोआप न्यूक्लियस आणि जे सायटोप्लाझम मेम्ब्रेन किंवा न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन जे आहे ते डिसअपिअर व्हायला लागतं। म्हणजे त्याचा कलर बघा तो तुम्हाला डार्क लाईट लाईट होताना दिसतो, याचा अर्थ ते हळूहळू डिझॉल्व्ह होऊन जात आहे। ओके, दिस इज प्रोफेज। नाउ वी आर गोइंग टू मेटाफेज। मेटाफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर। देखो ये अपना थर्ड वाला जो डायग्राम दिखाई है इधर, तो उसमें डार्क शेड में आपको क्रॉस लाइन मिलती है, मतलब क्रोमोसोम एक लाइन में सब के सब आए हैं, और सेंट्रियोल्स है वो दोनों बाजू में आए, दो स्पॉट डार्क स्पॉट दिखे हैं, देखो, तो वो बाजू में है। और डार्क शेड वाला न्यूक्लियस है कंप्लीट डिसॉल्व हो गया, मतलब सेल कंप्लीट एक जैसा दिखने लगा है, खाली क्रोमोसोम डार्क दिखते हैं। Chromosomes complete their condensation and become clearly visible along with their sister chromatids। ये सब अपना जो नए बन गए हैं, जो पेयर हो गए, मतलब 4 क्रोमोसोम्स बन गए, उसको सिस्टर क्रोमोसोम बोलते हैं, डॉटर नहीं। देखो वो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, उसको थोड़ा ध्यान में रखो। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लान। अभी ये इधर इक्वेटोरियल वगैरह कुछ नहीं रहता है, म्हणजे आपल्या सेलमध्ये जसं पृथ्वीला आपल्या इक्वेटोरियल असतं तसं काही नाहीये, पण ते सगळे जेव्हा एका लाईन मध्ये आले तेव्हा त्यांनी एका लाईन मध्ये ते आलेत आणि 2 लाईनला तुम्हाला ते स्पॉट दिलेले आहेत सेंट्रिओडचे। याचा अर्थ असा की ते आपल्या सेलच्या सेंटरला आलेले आहेत, म्हणून त्याला त्यांनी नाव दिलेलं आहे की दे आर लुकिंग लाईक इक्वेटोरियल प्लेन। सेंट्रल बघा साइड में ब्रॅकेट मध्ये दिलंय, सेंट्रल प्लेन ऑफ द सेल। स्पेशल टाइप ऑफ द फ्लेक्सिबल प्रोटीन फायबर, मतलब स्पिंडल फायबर, आर फॉर्म बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ इच क्रोमोझोम। सेंट्रोमियर म्हणजे काय सांगितलं मी तुम्हाला, या आपल्या बॉक्स मधला जो सेकंड पार्ट आहे की नाही, सेकंड बॉक्स जो सेंटरचा, त्याला नाव दिलेलं आहे सेंट्रोमियर। आणि हे असे सेंट्रोमियर तुम्हाला या डायग्राम मध्ये जर आपण फुल्ली झूम केलं तर तुम्हाला बघायला मिळणार आहे, कळतंय? हा, तर हे सगळं कुठे होत आहे, हे सगळं घडतंय ते मेटाफेज मध्ये होत आहे। देन नाउ थर्ड वन, एनाफेज। एनाफेज इज द थर्ड स्टेप इन केरोटोकायनेसिस। इन एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट अप। स्प्लिट अप म्हणजे काय होतात, एकमेकांपासून वेगळे झाले, एक दूसरे से वो अलग हो गए। कौन अलग हो गया, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर स्प्लिट अप and thereby sister chromatids of each chromosome separate। वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, and they are pulled apart in opposite direction with the help of spindle fiber। देखो ये जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। पहला कैसा था, क्रॉस था। अभी क्रॉस का सेकेंड स्टेज में, प्रोफेज में, वो कंप्लीट क्रोमेटिड्स के यहाँ खींचे गए, पुल किए, और पुल करने की वजह से वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गए, मतलब वो अलग हो गए। अभी अलग हो जाने के बाद क्या हो गया है देखते हैं हम लोग। दे आर सेपरेटेड।
Separated sister chromatids are called as daughter chromosomes. Understood? सिस्टर क्रोमोसोम्स एंड डॉटर क्रोमोसोम्स, डिफरेंस समझ में आया? हाँ, जो पहले फॉर्म होते हैं उसको मेटाफेज में फॉर्म होते हैं उसको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, लेकिन एनाफेज में जो स्प्लिट हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर अलग हो जाते हैं, उसको डॉटर क्रोमोसोम्स बोलते हैं. क्रोमोसोम्स बीइंग पूल्ड अपीयर लाइक बंच ऑफ बनाना. मतलब जो बनाना का घड़ रहता है ना, आप सबको मालूम है, वो बनाना शेप में दिखने लगते हैं. Chromosomes being pulled appear like one bunch of bananas. In this way, each set of the chromosomes reach at two opposite poles of the cell. इसका मतलब है ये कंप्लीट खींचे जाते हैं और अलग वो दो पोल जो है वो पोल्स को ज्वाइन कर लेते हैं. तो अगला स्टेज जो है वो है टीलोफेज. तो टीलोफेज में क्या होता है, तो यहाँ दिखाई दिया है, देखो क्या हुआ. जो अलग हो गए थे वो और दूर गए और उसमें थोड़ा सा अभी क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस दिखने लगा. जो पूरा का पूरा न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया था वो. अभी हम टीलोफेज देखेंगे. The chromosomes which have reached at opposite poles of the cell now start to decondenses, due to which they again become thread-like, thin and invisible. दिखता है डायग्राम में दिखने लगा, देखो फिर से डॉट डॉट मतलब थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर दिखने लगा. बघा परत एकदा मराठीत सांगते की टीलोफेज ही चौथी स्टेज आहे आणि त्या चौथ्या स्टेज मध्ये काय होतं, जे वेगळे झालेले तुमचे स्पिंडल फायबर आहेत ते कम्प्लीट वेगळे सेपरेट होतात आणि दोन सेल मध्ये ते कन्वर्ट होण्याच्या स्टेजला आलेले आहेत. त्यामुळे आपोआपच त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस तुम्हाला दिसायला लागलाय. शिवाय तुम्हाला हे त्याच्यामध्ये डार्क शेड दिसायला लागले आणि काही वेळाने किंवा एक थोडासा वेळ घेतल्यानंतर ते कम्प्लीट दोन सेल मध्ये ते डिवाइड होणार आहेत. बघा पुढचं, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन इज फॉर्म, म्हणजे पुन्हा न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन तयार झाला. अराउंड ईच ऑफ द सेट ऑफ द क्रोमोझोम रीच ऍट द पोल, जे आपला क्रोमॅटिड पोल आहे त्याच्या बाजूला ते तयार झालं. Thus, two daughter nuclei are formed in this cell. Nucleus also appears in each daughter nuclei. Spindle fiber completely disappear. म्हणजे काय झालं, पहिली जी आपली स्टेज आहे जी मायटोसिस मधलं केराटोकायनेसिस म्हणजेच सेल डिव्हिजन, जे सेल डिव्हिजन तुमचं 4 स्टेज मध्ये होतं ते पहिली स्टेज आहे. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज आणि लास्ट टीलोफेज. याच्यामध्ये ते काय झालं, दोन सेल तयार होण्याच्या पोझिशन पर्यंत येऊन थांबले. जेव्हा ही केराटोकायनेसिसची प्रोसेस संपते तुमची, तेव्हा लगेच तुमची प्रोसेस कोणती सुरू होते. इन दिस वे केराटोकायनेसिस इज कंप्लीट्स अँड सायटोकायनेसिस बिगिन्स. लगेच काय होतं, सायटोकायनेसिस स्टार्ट होतं. बरं, याच्यामध्ये काय कुणाला प्रॉब्लेम आहे का, बघूया एकदा. काय प्रॉब्लेम आहे, कुणाला काय समजलं नाही. बाकी बऱ्याच जणांना ऐकायला येतं, नो डाऊट सगळ्यांना समजतं. जो कोण आहे अननोन सेंडर कोण, त्यांच्याकडे तुमच्याकडे काय प्रॉब्लेम असेल नेटवर्कचा. बाकी सगळ्यांना समजलं, नो डाऊट. ओके ओके, येस, ओके. शॅल आय कंटिन्यू? ओके, चलो. तो आगे जाके देखेंगे हम. आफ्टर केराटोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड, सायटोकायनेसिस बिगिन्स. लगेच तुरंत ते काय होतं, स्टार्ट होतं. मग आता सायटोकायनेसिस मध्ये काय होतंय बघा जरा एकदा. द सायटोप्लाझम डिवाइड्स बाय सायटोकायनेसिस अँड टू न्यू सेल्स आर फॉर्म विच आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स. जे स्ट्रक्चर तुम्हाला इथे दाखवलं होतं, हे स्ट्रक्चर तुम्हाला आता काय केलेलं आहे, इथे दाखवलंय. आणि मग ते आता एकमेकांपासून वेगळं होणार आहे. मग वेगळं होण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला नाव दिलेलं आहे सायटोकायनेसिस. आता सायटोकायनेसिस प्रोसेस मध्ये काय होतंय ते बघा एकदा.
The cytoplasm divides by cytokinesis and two new cells are formed which are called as daughter cells. म्हणजे जे नवीन तयार होतात त्यांना daughter cells म्हटलं जातं. In this process, a notch is formed at the equatorial plane of the cell which depends gradually and thereby two new cells are formed. म्हणजे हळूहळू हळूहळू काय होतं त्यांच्यामध्ये एक असा म्हणजे ते एकमेकांपासून दूर जातात आणि एक सिच्युएशन किंवा एक वेळ अशी येते की ते एकमेकांपासून अलग होतात. म्हणजे परत एकदा हिंदीमध्ये सांगते कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये साइटोकाइनेसिस, ये जो प्रोसेस है उसमें वो जो दो सेल है वो तैयार हो जाते हैं, उनको डॉटर सेल बोलते हैं। और ये प्रोसेस में वो अपना जो जो जॉइंट रहते हैं वो धीरे 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 ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाते हैं और सम आफ्टर सम टाइम दे कंप्लीटली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पुढचं बघा, देयर इज हाउएवर इन केस ऑफ प्लांट सेल्स instead of the notch a cell plate is formed exactly along middle of the cell and the cytokinesis is takes place. जसं आपल्याकडे होत असतं ॲनिमल्स मध्ये सेम प्राण्या वनस्पतींमध्ये पण तुम्हाला तसं होताना दिसतं. Mitosis is essential for growth of our body. Underline this line. Mitosis is play very important role in growth of our body. Besides, it is necessary for restoration of the emaciated body. मतलब जो हमारे बॉडी पे जख्म होता है, सपोज सेल्स डैमेज हो जाते हैं, दिया है देखो, उंडिंग, हीलिंग, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, मैं अपना बॉडी में जो जो सब तैयार होता है, जिसका जिसका सब बॉडी पार्ट का ग्रोथ होता है, वो सब ग्रोथ माइटोसिस की वजह से होता है। अंडरस्टूड? नाउ मियोसिस, तो मियोसिस का तो अलग ही है। मियोसिस क्या है देखो, उसके अंदर भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है, सब के सब डायग्राम्स भी दिए। लेकिन मियोसिस का एक अलग है कि उसका प्रोफेज वाला जो फर्स्ट स्टेज है उसमें 5 सेल्स रहते हैं, मतलब 5 स्टेप्स रहते हैं। वो 5 स्टेप्स 1 2 3 4 5 करके आपको नंबर दिया है देखो। तो पूरा स्ट्रक्चर है, अभी पहले से ही मैं बताती हूँ, बिल्कुल माइटोसिस के जैसे ही है, लेकिन ये जर्म सेल्स है। तो जर्म सेल्स में ये दुगना नहीं होता है, 2n से 4n नहीं हो जाएंगे, 2n से हाफ एन हो जाएंगे, 1n हो जाएंगे। क्लियर? तो ये कैसे होता है देखो, बिल्कुल ये अंदर भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये अपना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स है, वो बाद में एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन होते हैं। ब्लू और ब्राउन कलर में दिया है देखो, तो ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस का है, इसलिए उसमें अलग अलग दिए हैं। तो फर्स्ट स्टेज है आपका, ये पहला सब आपको डायग्राम थ्रू बताती हूँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, देन एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, देन एक दूसरे के साथ मतलब वो मिल जाते हैं, मिल जाने के बाद वो कंप्लीट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, खींचे जाते हैं। और फिफ्थ स्टेज में वो जो दिखाई दिया है देखो, इक्वेटर के बाजू में खाली 2 ही पेयर दिए है, अभी देखो मालूम हो गया आपको, तो 2 ही पेयर बन जाते हैं। उसके बाद मेटाफेज रहता है, तो मेटाफेज में वो 2 पेयर का मतलब 1 पेयर का 2 पेयर में कन्वर्शन हो गया। और एनाफेज में वे सेंट्रियोड की साइड में खींचे गए, और बाद में टेलोफेज में वो बिल्कुल पहले की तरह 2 सेल डिवीजन में कन्वर्ट हो गए और वो स्प्लिट हो गए। तो वो फर्स्ट है, मतलब मियोसिस का पार्ट फर्स्ट है। तो मियोसिस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझने में ऐसा कंफ्यूजन होगा, तो 2-3 बार पढ़ लो और मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो केयरफुली लिसन कर लो, आपको सब समझ में आएगा। तो ये है मियोसिस। मियोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 2 स्टेजेस, मतलब मियोसिस पार्ट 1 एंड मियोसिस पार्ट 2। अंडरस्टूड? हाँ, those 2 stages are meiosis first and meiosis second. In meiosis first, recombination मतलब क्रॉसिंग ओवर occur between homologous chromosome। homologous मतलब सेम क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग होता है, इसलिए सेकंड स्टेज में दिया है देखो,
ऐसे 1 2 नंबर के डायग्राम है, उसमें क्रॉसिंग दिखाया है। एंड देयर आफ्टर दोज होमोलोगस क्रोमोसोम्स नॉट सिस्टर क्रोमोसोम्स, ये सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है, ये भी ध्यान रखो, आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो थर्ड स्टेज में थर्ड नंबर पे आपको 2 ग्रुप दिखाई दिए। ओके, एंड दस 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। हैप्लॉइड मतलब हाफ, एच स्टैंड फॉर हाफ, एंड डिप्लॉयड मतलब दुगना, डबल, तो डी स्टैंड फॉर डबल एंड एच स्टैंड फॉर sing half, therefore it is called haploid cells, understood। तो अभी मैं इसका भी आपको बता दूंगी कि अपना ये ह्यूमन बीइंग में कितना क्रोमोसोम्स रहते हैं, कितने रहते हैं, मालूम है किसी को? मालूम है तो बता दो, मैं देखती हूँ एक बार चैट बॉक्स में जाके। हाँ, 10th के बच्चे, वेरी गुड, 46, वेरी गुड, मतलब 23 पेयर्स रहते हैं। ओके, तो हमारे जो यंग वन आते हैं उसमें कितने होंगे? यंग वन मतलब छोटे लिटिल बेबीज जो आते हैं, उनके बर्थ के टाइम उसमें कितने होंगे? वेरी गुड, 46 ही होंगे, वेरी गुड। ओके ओके, तो आपको समझ में आता है ये। समझ लो पहला कि ये मियोसिस जो प्रोसेस है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। इसमें अगर से क्रोमोसोम्स दुगना हो जाते तो पापा की ओर से 46, मम्मी की ओर से 46, तो कितने हो जाते हैं? हाँ, तो इसलिए वो हैप्लॉइड है, अंडरस्टूड। हाँ, तो मम्मी की ओर से 23 आते हैं, पापा की ओर से 23 आते हैं, और दोनों मिलके वो 46 होते हैं। ओके, हाँ, तो मेयोसिस का मतलब समझ में आया होगा आपको। तो ये है अभी मेयोसिस का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या दिया है? सेम है, सब सेम है, लेकिन यहाँ फर्स्ट स्टेज में क्या दिया था? वो टीलोफेज में खाली 2 में कन्वर्ट हुए थे। ओके, वो सब स्पिंडल लाइक शेप है, वो एक दूसरे से अलग हो गए, डिसअपियर हो गया, सब दिखाया। अभी यहाँ जब वो मैच हो जाते हैं तब उसमें क्या होता है? 1 पेयर रहता है, तो 1 पेयर प्रोफेज में रहता है। मेटाफेज में उस क्या होता है? अलग हो जाता है, 2 हो जाते हैं अलग। समझ में आए? 2 सेल्स कंबाइन हो गए, तो मेटाफेज में उनका वो स्पिंडल शेप्ड है, वो क्या हो गया? 2 पेयर्स में कन्वर्ट हो गया। और एनाफेज में वो जो है वो एक दूसरे से स्प्लिट हो गए, और टीलोफेज में कंप्लीट वो 4n में कन्वर्ट हो गए। ओके, हाँ, तो ऐसा ये स्टेजेस रहता है मियोसिस पार्ट 2 का। इसमें ज्यादा डीप में मत जाओ, जितना मैंने बताया है उतना ही ध्यान में रखो। इसके ऊपर आपको एक पहला क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सेल डिवीजन, नहीं तो डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, नहीं तो आपको आता है हाउ द मियोसिस टेक्स प्लेस इन सेल डिवीजन, और व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ मियोसिस इन सेल डिवीजन, ऐसा आपको क्वेश्चन आता है। तो खाली ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, वही लर्न करके रखो। इसके अंदर के जो 3 मार्क्स है वो आपको आराम से मिल जाएंगे, लेकिन टेक इट सीरियसली। जो मैं आपको बताती हूँ वो एकदम सीरियसली लेना है। माइटोसिस सेकेंड इज जस्ट लाइक द meiosis सेकेंड इज जस्ट लाइक द माइटोसिस कंप्लीट। ये अपना जो माइटोसिस का जो स्ट्रक्चर था उसके जैसा यहाँ होता है। The 2 haploid daughter cells formed in this meiosis first undergoes division by separation of recombined sister chromatids, and 4 haploid daughter cells are formed। ये फर्स्ट वाले हैं, उनको बोलते हैं फर्स्ट फेज, प्रोफेज में उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स लास्ट स्टेज में मतलब टीलोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं डॉटर सेल्स में। तो वो डॉटर सेल्स है उसको बोलते हैं 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, देयरफॉर दे रिटर्न एज 4 हैप्लॉइड एन डॉटर सेल्स एंड फॉर्म फ्रॉम 1 डिप्लॉइड 2 एन सेल्स, मतलब 2 क्रोमोसोम से वो 4 में कन्वर्ट हो गए। ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन
Crossing over occurs between the homologous chromosome and thereby genetic recombination occurs. Due to this, all the four daughter cells are genetically different from parent cells and from each other too. मतलब जो पेरेंट्स से आते हैं, अभी अब जेनेटिक्स में आपको तो पता है सबका सब मम्मी के जैसा पापा के जैसा नहीं रहता है, जेनेटिक है, कुछ डिसीज है वो आते हैं, कुछ स्ट्रक्चर है, वॉइस है, लुकिंग स्ट्रक्चर है वो आता है, लेकिन पूरा का पूरा जेनेटिक आता ही है ऐसा नहीं है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? वो स्टार्ट सेल डिवीजन से ही होता है और उससे ही सब बाद में सब अपने किड्स में दिखता है। अभी लास्ट वाला ये टॉपिक है, ये तो अभी कैंसिल कर दिया है, तो इसका एक्सप्लेन करने से कुछ फायदा भी नहीं है। और ये लास्ट वाला रहता है हमारा एक्सपेरिमेंट रहता है, वो भी एक्सपेरिमेंट अभी कैंसिल हो गया है, तो उसकी ओर आप देखो भी मत। जो नहीं करने का है तो उसको देखो भी मत। ओके, ठीक है, चलो हम जाएंगे अभी। हाँ, पूरा सेल डिवीजन हो गया, समझ में आ गया? हाँ, तो पूरा ये लेसन है, अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो, अपना 10 लेसन रहता है और 40 मार्क्स का पेपर रहता है, तो कम से कम 4, 5, 6 ऐसे ही मार्क्स रहते हैं ईच एंड एवरी लेसन के लिए। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं क्या करती हूँ, आपको थोड़ा सा जो क्या है अपना लेसन वाइज जो वेटेज है वो बताती हूँ। तो थोड़ा टेक्स्ट बुक ओपन करो। तो आज ये 5-10 मिनट बचे हैं, उसमें एक काम मेरा हो जाएगा। तो आपको वेटेज मालूम हो गया, तो आपको कौन से लेसन पे फोकस करना है, ज्यादा कंसंट्रेट करना है, ये भी पता चलेगा। ओके, सबको समझ में आता है मैं क्या बोलती हूँ? मुलांनो एकदा बघा, मी आता तुमचं बुक ओपन करा, इंडेक्स ओपन करा, त्या इंडेक्स मध्ये तुम्हाला 10 लेसनची नावं दिलेली आहेत। त्या 10 लेसनला आपल्या पेपरमध्ये प्रत्येक लेसनवर किती मार्काला क्वेश्चन विचारला जाईल ते दिलेलं आहे, ते मी तुम्हाला सांगते। जरा तुम्ही तुमच्या बुकमध्ये बुक ओपन करा, इंडेक्स काढा, काढले? हा, तर आता एक लक्षात घ्या की तुमचा पेपर जरी 40 मार्काचा असला तरी तुम्हाला एक्स्ट्रा क्वेश्चन विचारलेले असतात, प्रत्येक प्रश्नामध्ये तुम्हाला एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा म्हणजे राईट एनी 3 आणि दिलेले असतात 4, राईट एनी 4 दिलेले असतात 5 किंवा राईट एनी 6 दिलेले असतात 6-7, म्हणजे तुमचा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तुम्हाला दिलेलं असतं। तर असं मला सांगायचं आहे की तुमचा पेपर 40 मार्क्सचा असेल तर तुमचं मार्क्स एक्झॅक्ट किती आणि तुमचा जो पुरा पेपर जो आपला असतो तो 60 मार्काचा होतो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा धरून, तर ऑप्शनल त्याला म्हणतात, की ऑप्शनल धरून तुमच्या लेसनचे मार्क्स किती आणि एक्झॅक्ट तुमच्या लेसनचे मार्क्स किती हे मी तुम्हाला सांगते। तर फर्स्ट लेसन तुमचा जो आहे त्याला मार्क्स आहे 3, म्हणजे कमीत कमी 3 मार्काला तुम्हाला त्याच्यावर प्रश्न असणार आहेत आणि जास्तीत जास्त 5 मार्काला, म्हणजे एक्स्ट्रा मध्ये तुमचं धरलं तर 5 मार्काला त्याच्यावर प्रश्न येईल। त्यामुळे तुम्ही दोन्ही कॉलम लिहून घ्यायचे। पहिला मी आकडा सांगते, फर्स्ट 3 लिहा, सेकंड ऑप्शनल मध्ये 5 लिहा। सेकंड लेसन आहे त्याला 4 मार्क आहेत, समजलं? आणि जर एक्स्ट्रा त्याच्यावरचे क्वेश्चन पकडले तर ऑप्शनल मध्ये त्याला 6 मार्क आहेत। ओके, थर्ड लेसन 5 मार्क आहेत आणि ऑप्शनल मध्ये त्याला 7 मार्क आहेत। समझ में आता है मराठी में? नहीं तो हिंदी में बताती हूँ। थर्ड लेसन के लिए फर्स्ट लिखो 5 और बाद में लिखो 7, मैं बोलती हूँ वैसा लिखते जाओ, बाद में मैं बताऊंगी। फोर्थ लेसन के लिए लिखो 5, उसके साइड के कॉलम में लिखो 7। फिफ्थ लेसन के लिए लिखो 4, साइड में लिखो 6। सिक्स लेसन के लिए लिखो 4, एक्स्ट्रा में लिखो 6। सेवन लेसन के लिए 4, एक्स्ट्रा में लिखो 6। एट लेसन के लिए लिखो 4, एक्स्ट्रा में लिखो 6। 9 लेसन के लिए लिखो 4, एक्स्ट्रा में लिखो 6। और 10th वाला लेसन है उसको 3 मार्क्स लिखो और एक्स्ट्रा में लिखो 5। अभी 2 कॉलम जो बने हैं आपको उसका टोटल करो और मुझे बता दो दोनों का टोटल क्या क्या आया। फर्स्ट का टोटल फर्स्ट में लिख दो
सेकंड का टोटल सेकंड में। तो बताओ मुझे, टोटल करो सब बच्चों। मार्क्स का टोटल करो। दो अलग अलग टोटल चाहिए मुझे। किया, टोटल किया। मैथ्स में बहुत डर लगते हैं। ओके, फर्स्ट कॉलम 40 मार्क्स, वेरी गुड। और सेकंड कॉलम, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। सेकंड कॉलम 60। मतलब आपको समझ में आया मैं क्या बताती हूँ? आपका पेपर कंप्लीट हमेशा रहता है 60 मार्क्स का, और उसको चूज चूज करके आपको लिखना है 40 मार्क्स का। मतलब अगर आपने एक एक लेसन बहुत ही केयरफुली लर्न किया, तो वो जो 60 मार्क्स वाला है उसमें से जिस जिस क्वेश्चन में आपको उस लेसन के क्वेश्चन आएंगे इजीली आप कर सकते हैं। तो अभी से आप फोकस करो कि जैसा जैसा ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, तो आपका प्रिपरेशन भी 2-3 दिन में, नहीं तो एक वीक में खत्म होना ही चाहिए। हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक लेसन कवर करते जाएंगे, तो आप एक एक स्टेप में, मतलब एक एक लेसन में 3-4 3-4 5 ऐसा मार्क्स का स्टडी भी आपका कवर होना चाहिए। ओके। और अभी गवर्नमेंट में आपको बहुत आसान कर दिया है। जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नॉलेज वाला स्टडी था, जो एक्स्ट्रा मतलब कुछ ऐसा जो आप बच्चों को पसंद नहीं था, वो सब निकाल दिया है। खाली टेक्सचुअल जो मटेरियल है उसके ऊपर अभी आपको फोकस करना है। मतलब फर्स्ट टाइम जब आप स्टडी करेंगे तो हर बार ध्यान में रखो, पहला लेसन पढ़ेंगे, बाद में लेसन के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो पढ़ेंगे, और साथ में वो लर्न भी करेंगे। मैं जब होमवर्क देती हूँ आपको, तो खाली लिख के नहीं भेजना है। वो लिख के मेरे लिए भेजेंगे, लेकिन आपके लिए वो लर्न भी करना है और कंटिन्यू रिवाइज भी करते रहना है। ओके। तभी जाके आपको सब आएगा। और वैसे तो अपना ये साइंस टू बहुत इजी रहता है। खाली पढ़ लो और लर्न कर लो, आराम से हो जाएगा। लेकिन साइंस 1 के लिए आपको बहुत मेहनत लेनी पड़ेगी। वो साइंस 1 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहता है, तो उसके लिए आपको कंटिन्यू कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तो हम लोग जैसे बोलते हैं वैसा करते जाओ, आप आराम से अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। ओके। तो आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है अपना पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज जो दिया है, पेज नंबर 21 पे अपना जो कंप्लीट एक्सरसाइज दिया है वो कंप्लीट करना है। ओके। हाँ। तो सब के सब बच्चों, आप डाइजेस्ट यूज करो, उसमें एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज करती है, तो उसमें आंसर भी एकदम सिस्टमेटिक और परफेक्ट देते हैं। तो आप हमेशा ये डायग्राम का सपोर्ट, डायग्राम नहीं, डाइजेस्ट का सपोर्ट लेके ही आगे बढ़ो, ताकि आपको ये स्टडी आसान हो जाएगा। ओके। ओके। चलो, तो आज हम यहाँ स्टॉप करेंगे। ओके। ओके। चलो। और आपको जो दिया है लिंक, वो सब कर लो बच्चों, ओपन करो, थोड़ा 1 घंटा बैठ लो सब बुक्स लेके, और उसमें काट छाट कर लो, तो ताकि आपको स्टडी करते समय कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके। चलो बाय। नेक्स्ट टाइम हम थर्ड लेसन करेंगे, थोड़ा पढ़ के आओ। ओके। बाय। बाय। ओके। चलो बाय। बाय बाय बच्चों।
ओके. बाय बाय. चलो बाय. बाय बाय बाय. बाय बाय.